सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 8 के पार्ट 10 मेरी यूरोप यात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, सैर सपाटा यात्रा और उसका अनुभव हर किसी के लिए बहुत ही जो है अलग ही अनुभव होता है। और इस पार्ट में भी जो है यूरोप की यात्रा का ऐसा ही वर्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया है। तो देखते हैं उनकी यूरोप यात्रा कैसी थी। उसी का वर्णन जो है इस पाठ में उन्होंने किया है। ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी ले लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यात्रा, पर्यटन, सैर सपाटा शब्द सुनने में जितने अच्छे और रोमांचक लगते हैं उतने ही उपयोगी भी हैं। ये शब्द जितने भी सुनने में अच्छे लगते हैं उतने ही उपयोगी भी हैं। यात्रा किसी भी व्यक्ति को एक अनुभव प्रदान करती है। क्या करती है? एक अनुभव प्रदान करती है। के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में सभ्यता संस्कृति जानने का अवसर भी प्रदान करती है। और क्या करती है? दूसरी जहां भी हम जाते हैं वहां की संस्कृति और सभ्यता को जानने का जो है अवसर भी मिलता है इस यात्रा के जरिए। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रथम जो पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी यूरोप यात्रा का वर्णन करते हुए वहां की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया है। और इस पाठ में जो है जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने अपनी यूरोप की यात्रा और वहां की सभ्यता और संस्कृति का इस पाठ में वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों, कैसी थी उनकी यात्रा जानने के लिए पाठ की शुरुआत करते हैं। यह मेरी पहली विदेशी यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर खादी ही पहना करता था। क्या पहनते थे वो? खादी ही पहनते थे। लेकिन जो मित्र हैं उन्होंने उन्हें सलाह दी थी, क्या सर्दी के जो है आप कपड़े, गर्म कपड़े बनवा लीजिए। इसलिए मैंने गर्म कपड़े बनवाए। ठीक है, वहां जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा। इसलिए कश्मीरी उनके कपड़ों को भी खादी भंडार से मंगाकर बनवाया। इसीलिए मैंने अपने इस खादी वस्त्रों को पहनने के नियम को नहीं तोड़ा। कश्मीरी उनके कपड़ों को ही खादी भंडार से ही मैंने मंगवाया। ठीक है, कपड़े की काट छाट देशी रही। कपड़े की काट छाट कैसी रही? वो भी देशी रही। अंग्रेज पोशाक ना पहनने का निश्चय कर लिया, क्योंकि मुझे अंग्रेजी पोशाक नहीं पहननी थी, चाहे मैं विदेश में हूँ। इसका मैंने निश्चय कर लिया था, तय कर लिया था। ठीक है, फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गए और पोशाक हिंदुस्तानी थी। इसके क्या फायदे हुए? दो फायदे हुए। एक तो कम खर्च में तैयार हो गई और दूसरा हिंदुस्तानी कपड़े मिल गए मुझे। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या हुआ। इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ ही नहीं सकता। और एक ये भी था खास बात कि उसमें कोई गलती भी हो उस कपड़े बनने में तो अंग्रेजी लोग जो है, विदेशी लोग समझ भी नहीं पा सकते। ठीक है, अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। और अंग्रेजी पोशाक पहनेंगे तो उनके हिसाब से खाना पीना पड़ेगा और उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर मैं हिंदुस्तानी पहन लूंगा तो उसमें मैं कुछ मुझसे गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी लोग समझ ही नहीं पाएंगे मेरी गलती को, क्योंकि मैं अंग्रेजी पोशाक पहने ही हूँ तो किसी को कुछ कहेगा ही नहीं। ठीक है, अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाते हैं। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में कपड़ों और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने कपड़ों को सदैव शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण के साधन मात्र ही समझा है। वो कह रहे हैं मैंने हमेशा कपड़ों को क्या समझा है कि जो है अपने शरीर को ढकने का वो है, और क्या है, सर्दी से अपने आप को बचाने का है ना। वो कह रहे हैं कि हमेशा शरीर को गर्म रखने का एक खाली क्या साधन समझा, मैंने कभी फैशन का कोई जरिया कपड़ों को नहीं समझा। ठीक है, ऐसा कहते हैं। आगे देखो, जहाज पर मेरी पोशाक लोगों को कौतूहल का केंद्र बन रही। एक पारसी दंपत्ति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। उनसे गांधी जी
खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया। और वहां पे क्या हुआ, जहाज में पारसी लोग थे और बाकी अंग्रेज थे, तो सारे मेरे को देखे जा रहे थे क्योंकि मेरे कपड़े अलग थे। और वो फिर मुझसे उस पे पोशाक पे चर्चा करते रहे, और गांधी जी के और खादी पोशाक शाकाहार इन सब के बारे में बात करते करते समय कब बीत गया मुझे पता नहीं लगा। ठीक है। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ, जब तक जहाज से नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर एक ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मुझे रास्ते में ऐसा पता लग गया, अगर कोई यात्री चाहता है तो वो क्या करेगा, मोटर गाड़ी के द्वारा जो है कैरो नगर में भी जाकर देख सकता है। मुझे वो रास्ते में पता लगा। अब क्या हुआ, मैंने यह देख आना अच्छा समझा, मुझे भी लगा कि मैं देख लूं। ठीक है। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। मेरे साथ और भी यात्री तैयार हो गए जाने के लिए। ठीक है। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी द्वारा कैरो नगर पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पहुंचकर मुंह हाथ धोने व नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में जाए गए। हम कहाँ गए, ले जाए गए एक होटल में गए जहाँ पे मुंह हाथ धो के हम नाश्ता कर ले। फिर हम कैरो के अजब घर देखने गए। वहां के अजायब घर जो है देखने हम गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकलती वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हैं, और वहां पे पिरामिडों की खुदाई से जो वस्तुएं निकली हैं वो अभी तक सुरक्षित रखी हुई थी, जो दिखी थी वहां पे। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखा। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के मम्मी अर्थात शब जो पिरामिडों से निकलते हैं वहां सुरक्षित रखे हैं। वहां मतलब ये सारे शब और क्या मम्मी तक जो है बादशाहों के वहां पे अभी तक सुरक्षित रखे हैं। ठीक है। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरे और हाथ पैर जो के तो हैं। देखने में भले ही काले हो लेकिन चेहरे कैसे हैं, वैसे के वैसे ही हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है, और कपड़ा भी अभी तक कैसा है, वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। कहते हैं उन कपड़ों का निर्यात भारत से हुआ करता था, और उन कपड़ों का निर्यात कहाँ से होता था, भारत से ही मंगाए जाते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। आगे देखो। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी जो है आराम के सभी सामान आदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाए तो परलोक में ही वह उनसे आराम पा सकता है। उन दिनों में ऐसा माना जाता था कि अगर उनके जो आराम के सारे वस्तुएं उनके साथ ही डाल दी जाए तो वो जो परलोक जाकर उनका आराम उन्हें मिलेगा, ऐसा वहां के लोग उन दिनों माना करते थे। ठीक है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं भी गाड़ी जाती थी। इसी विश्वास के साथ जो है सारी वस्तुएं जो है अंदर गाड़ी जाती थी। ठीक है। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव तक रखी जाती थी। वो बता रहे हैं ऐसा करते थे लोग, पहनने के लिए कपड़े, नव नाव, श्रृंगार के सामान, गहने और पता नहीं क्या क्या जो है साथ में रख देते थे, इसी विश्वास से कि वो परलोक में इनका प्रयोग करके उन्हें आसानी होगी। ठीक है। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जो है जानते थे। उन्हें देखने से पता लगता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे, सोना पसंद करते थे। ठीक है। और क्योंकि उन गहनों में सोने भी हुआ करता था, सोने का गहना भी होता है देखा मुझे, तो इसलिए पता लगा। सुना है कि इस प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो में जो गेहूं निकला है वह बो देने पर उग गया। और वो जो वो है बो दिया हमने, मोहनजोदड़ो से जो निकला है गेहूं वो उग गया। ठीक है। संग्रहालय की वस्तु और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शब्द देखकर यह मालूम होता है हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। इन शब्द को देखकर ऐसा लगता है जो हम अपने बड़प्पन के चक्कर में करते हैं वो क्या है, कितना ही अस्थायी है, तुच्छ है, कम है। ठीक है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में
बहुत अत्याचार किए थे उनके शव आज भी उसी तरह पड़े हैं। और जिनके कहा जाता है कि उस समय उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे जब वो थे, आज भी वो शव वैसे के वैसे पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला। उन्होंने कहा मेरे जीवन पर जो है जीवन की गहरी सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा, और मैं वहां से क्या निकला, उदास होकर निकला। ठीक है, कौन कह रहा है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। इस तरह में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र काबा वहां से पूरब की ओर पड़ता है। काबा कहाँ पड़ता है? पूरब की ओर पड़ता है, इसलिए वहां पे मुस्लिम लोग क्या पूरब की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। वहां की मस्जिद भी इसी कारण पूरब रुख पर रहती है, पूरब की ओर रुख रहता है वहां की मस्जिद का भी इसी कारण। ठीक है। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, जिस हिस्से का हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। हालांकि जो है ये बहुत पुराना शहर था, लेकिन जिस हिस्से को हमने देखा था वो आज के जैसा था। ठीक है, आगे देखते हैं। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी करके पिरामिड देखने गए। उसके बाद गाड़ी से उतरकर ऊंट से पिरामिड तक जाना पड़ा, और वहां से उतर के हमें क्या ऊंट के जरिए जो है पिरामिड तक जाना पड़ा। ठीक है। पिरामिडों को नजदीक से जाकर देखा। ये चौखटी इमारतें हैं। कैसी हैं? चौखटी इमारतें हैं। ठीक है। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बने होते हैं, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने होते हैं। हमारे यहाँ ईंटों के भट्टे बने होते हैं, और ये किसके बने होते हैं? ये चौरस टुकड़ों के बने हुए होते हैं। चौरस टुकड़े होते हैं उसके, ये इमारतें बनी हुई होती है पिरामिड की। ठीक है। भट्टे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा हो है, जो ऊपर कम होती गई। जैसे हमारे यहाँ भट्टों की चौड़ाई नीचे से ज्यादा ऊपर से कम होती है, वैसे ही वहां पे पिरामिड की है। ठीक है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है पर पिरामिड बहुत बड़े ऊंचे हैं। मतलब फर्क इतना है कि ईंटों का भट्टा छोटा है और पिरामिड बड़े और ऊंचे होते हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई मोटाई भी है। एक एक ईंट काट कर ना जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। मैंने सोचा कि ये पता नहीं कितने दिनों में तैयार हुई होगी इतनी इमारतें। ठीक है। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा लिया लगाया होगा, कितने गरीबों की जिंदगी का हिस्सा लग गया होगा इसमें। और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। ये सारा इतना मेहनत किस लिए की गई? एक राजा मर जाए उसके बाद उसके नाम को याद रखा जाए, केवल इसीलिए इन इमारतों को बनाया गया। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों हजारों वर्षों के बाद जो कि और खड़ी हैं। कह रहे हैं आज तक जो है कि केवल पुस्तकों में ही अब नाम रह गए हैं, लेकिन ये इमारतों से किसी लाभ हो ना हो, जो कि तो ऐसे की ऐसी खड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी जिसे पिंकस कहा जाता है। ही प्राचीन काल में यह प्रश्न के उत्तर देती थी। क्या सही प्राचीन पुराने समय के प्रश्न के ये उत्तर देती थी, मानो ऐसी मूर्ति थी। ठीक है, आगे देखते हैं। संध्या समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए। रात के 11 बजे तीन बंदरगाह पहुंचे। जहाज वहां पर पहुंच गया था। खाना पीना रेलगाड़ी में ही हो गया था, अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। ठीक है, आगे क्या होता है? आगे क्या है? भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर में बहुत गर्म था और अरब सागर से भी अधिक। वो कह रहे हैं जब भूमध्य सागर पहुंचे तो वहां ठंड लगने लगी, सर्दी लगने लगी, ऐसा वहां पे मौसम था। लाल सागर पहुंचे तो वो
गर्म था, वहां गर्म सा लगा, और अरब सागर पहुंचे तो अरब सागर से भी अधिक गर्म था। ठीक है। मध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, वहां पे हवा जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था, इसलिए वहां जहाज कुछ हिलता था। ठीक है। इटली के निकटवर्ती अ, सिसिली टापू के पास होकर जब जहाज गुजरा तो वहां का शहर कुछ दूर से देखने में आया। वहां का शहर जो है दूर से देखने में आया। वहां का शहर कैसा था देखते हैं। पहाड़ साफ नजर आता था, वहां पहाड़ जो है साफ नजर आता था, जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हैं तरह से। कुछ दिन तो हम मार्सेलस पहुंच गए। मार्सेलस कहाँ? फ्रांस पहुंच गए। ठीक है। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई, कोई बात हुई नहीं खास। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। समुद्र यात्रा में क्या दिखता है? पानी ही पानो दिखता है, पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते एक दो दिन बाद जब उब जाता है, जी उब जाता है, वो कह रहे हैं दिन रात अगर हम पानी पानी देखें तो हमारा जी उब जाएगा, हम बोर हो जाएंगे। ठीक है। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज नजर आए या जमीन नजर आ जाए तो बहुत आनंद मिलता है, और अगर बीच में रास्ते में कोई जमीन या जहाज नजर आ जाए तो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। सभी यात्री उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं। सभी यात्री ऐसा देखते हैं इतने लगातार पानी के बाद जैसे कि उन्होंने कभी जमीन देखी ना हो। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। मार्सेल यानी फ्रांस में हम लोग सवेरे ही उतरे। वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी थॉमस कुक कंपनी के नौका से शहर देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया, सारे स्थान को हमने देख लिया। ठीक है। सवेरे जहाज से उतरते ही रात को रवाना होने वाली रेलगाड़ी में अपने लिए मैंने स्थान सुरक्षित कर लिया, मतलब अपने लिए मैंने जगह बुक कर ली रेलगाड़ी में। ठीक है। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी में पेरिस के लिए रवाना हो गए। अब हम पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस गाड़ी बुलाकर कैले पहुंचा। पेरिस की गाड़ी में बैठकर उसके बाद कहाँ पहुंचा? कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा, और डोवर में रेलगाड़ी में चढ़कर रात के करीब 9 बजे लंदन पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया रात को 9 बजे? लंदन। मैं मार्च के तीसरा सप्ताह में लंदन पहुंचा था। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे हुए मित्र मिल गए। वहां मुझे स्टेशन पर पहले से पहुंचे मेरे मित्र जो हैं मिल गए थे। सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ही ले लिया गया था। वह गोल्डन ग्रीन में था। क्या था वह? गोल्डन ग्रीन में मकान था जहां मैं पहुंचा था, जो पहले ही ले लिया गया था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे, थोड़े दिनों हम वहां ठहरे। ठीक है, रुके हम लोग। ठीक है। आगे क्या हुआ। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। क्यों गया था? एक मुकदमा था, उसके सिलसिले में गया था। मुकदमे में छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी मैं रोमा रोला से मिलूं। किससे मिलूं? रोमा रोला से मिलूं। पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण कार्टरिगी पहाड़ी पर गए हैं। मुझे पता लगा कि वो गर्मी के कारण गए हुए हैं घूमने कार्टरिगी। कहाँ पे? कार्टरिगी पहाड़ी में। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था, मैं भी वहीं चला गया। रास्ता सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती हुई। मैं 2 दिन तक वहां रहा और रोमा रोला से हमारी बातचीत हुई। तो हुई रोमा रोमा रोला से, उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बता रहे हैं, मेरी बातचीत हुई। ठीक है। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक दुभाषीय की सहायता लेनी पड़ी। मतलब मैं उनकी भाषा नहीं जानता था फ्रांसीसी, और वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए हमें जो है एक भाषा परिवर्तित करने वाला व्यक्ति जो है हमें रखना पड़ा, जो उनकी भाषा मुझे पहुंचा दे, मेरी भाषा उन तक पहुंचा दे। ठीक है। अब क्या हुआ। वहां से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटेल, लोसान और जेनेवा शहरों को देखा। ये तीनों शहरों को उन्होंने देखा। और न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था, एक दुकान में हाथ के बने कपड़े देखने लगा। मैं वहां पे एक दुकान में कपड़े देखने लगा, हाथ के बने। दुकानदार महिला थी। ने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरे कपड़े देखकर वो समझ गई कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है।
उस महिला ने गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ जो है उसे मिल सके उन्हें भी पढ़ चुकी थी। यानी कि वो गांधी जी से इतनी प्रेरित थी, उनके ग्रंथ भी वो पढ़ चुकी थी। ठीक है। वहां से मैं फिर लंदन लौट आया। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहां उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सम्मेलन जो वहां पे हो रहा था, मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां वार्लिन गया, घूम घूम कर वार्लिन देखा। वार्लिन से लिस्बन पहुंचा और वहां के एक दिन ठहरा, वहां एक दिन रुक गया मैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। वहां प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ। वहां की जो चिकित्सक थी, जल चिकित्सक जो है लुई कोहेन, उससे मिलने का मेरा विचार हुआ। ठीक है। और फिर क्या हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व भी उनकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे पता लगा मेरे पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिक पहुंचा। वहां का प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा। वहां का क्या देखा, प्रसिद्ध सेलर हाउस मैंने देखा, जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। वहां हिटलर के बहुत प्रसिद्ध भाषण हुआ करते थे। उसके बाद क्या देखा, अजायब घर भी देखा। उसके बाद मैं म्यूनिक से वेनिस गया। वह अजीब शहर है। क्या है वो, अजीब शहर है। कौन सा, जो है वेनिस। घर में समुद्र है। वहां हर घर घर में मानो जैसे समुद्र हो, ऐसा अजीब सा शहर है। नाव के सिवा दूसरी सवारी वहां नहीं चलती। पानी के बीच चट्टाने हैं। नाव के बिना कोई और जो है वहां पे सवारी नहीं चलती, क्योंकि वहां क्या है, पानी के बीच में चट्टाने भी है। ठीक है। उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है और मछली में भी नींद आना कठिन है। मच्छरों की वहां भरमार है और वहां पे उस ऐसे में नींद आना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। वेनिस से मैं रोम पहुंचा। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मॉर्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मॉर्सेल्स से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। और बाद में कहाँ आ गए, वहां बाद में उसके बाद कहाँ पे आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो है वो मुंबई वापस आकर उतर गए। तो यानी कि उन्होंने कितनी सारी जगह विदेशी यात्रा की और वहां का अनुभव किया और वहां की सभ्यता के बारे में भी जाना। और वहां पे उन्हें एक महिला भी मिली जो गांधी जी के ग्रंथों से प्रेरित थी। कि काफी सारे अनुभव उन्होंने वहां किए, पिरामिड देखा, है ना, कितनी सारी चीजें देखी। और उन्हें ये भी ज्ञात हुआ कि जो शब होते थे उनके साथ ही ऐसी वस्तुएं दबा दी जाती थी, जो ऐसा विश्वास था वहां के लोगों की कि जो ये वस्तु हम इन्हें दबा देंगे वो परलोक जाके इनको सुविधा प्रदान करेंगे। तो बच्चों कितनी सारी जानकारी वो उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां पर दी। लेकिन अपनी सभ्यता को भी नहीं छोड़ा, खादी के प्रयोग को और देशी कपड़ों को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ठीक है ना बच्चों। तो हमें हर जगह का ज्ञान जरूर लेना चाहिए, लेकिन अपने देश को, अपनी देश की सारी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। इस पाठ को आप दोबारा पढ़िएगा, अगले पाठ में कुछ और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।